जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है जी आज हमारा। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज जो हमारे एडिशनल प्रीमियम रिसोर्सेज हैं उनमें से एक रिसोर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज। लाइव मेंटी क्विज़ ये क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ी देर में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसके ऊपर लगेंगे। फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम सीखेंगे। हमने जो भी कंसेप्ट स्टडी किया मेरी कोशिश होगी कि उसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बाज़ों का जो एग्जांपल्स होती हैं ये जहन में बैठ जाती हैं। ठीक है, ये रियल लाइफ कुछ केसेस होंगे वो आपके साथ डिस्कस करने हैं, ताकि आपको पता चले कि जो कंसेप्ट आप क्लास में सीख रहे हैं प्रैक्टिस में वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। होम असाइनमेंट्स में से मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया करूंगा डेली बेसिस के ऊपर। आपको जो भी होम असाइनमेंट दी जाएगी उसमें से हो सकता है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूं, हो सकता है उनमें से कुछ सेलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करूं जो मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम होंगे, जिनमें ज़्यादा कंसेप्ट्स होंगे। तो आज हम आपको कल होम असाइनमेंट दी थी ना, कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट किया, ज़रा हाथ उठाइए पता चले। चलिए, और कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न होम असाइनमेंट की है? क्यों नहीं की? पूरे बेंच ने की? क्यों नहीं की? इकट्ठे बैठ के डिसाइड किया था नहीं असाइनमेंट करने? किसी ने नहीं की पूरे बेंचों से? मर्जी आपकी। नहीं आज ना करें, आज कल नहीं, मैं चेक करनी। रीकैप फ्रीक्वेंटली यूज टर्म, कुछ टर्म्स जो कल हमने डिस्कस की थी लेकिन वो हमारे ऑडिट में बार बार तकरीबन हर लेक्चर में डिस्कस हो रही होंगी। मैं चाहता हूँ वो टर्म्स ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए, उनको हम आज क्विकली रिवाइज करेंगे। और फिर इसके बाद आज सिर्फ एक कंसेप्ट हमने स्टडी करना है, वो भी लेंथी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, छोटा भी नहीं है लेंथी भी नहीं है। वो है डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट्स। ये स्टडी करेंगे, ये हमारा आज का लेक्चर का प्लान है। ये सारी चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं हम। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले आज के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बल्कि पहले मुझे हाइब्रिड से पूछना दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में अगर आवाज़ ठीक जा रही है, जो इस क्लास के बिल्कुल साथ हाइब्रिड रूम है, अगर उसमें आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए। और अगर हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए। शाबाश, चलिए आवाज़ ठीक जा रही है। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। शाबाश, 1 बाय 1 जी। क्वेश्चंस में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं होम असाइनमेंट में वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको होम असाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी हमने डिस्कशन करनी है उसके ऊपर। जी जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी, TCW जी, ये एक ऐसी टर्म है जो तकरीबन डेली हम यूज़ कर रहे होंगे, ये भी मैंने रिकैप करवाना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की वजह से वीक है, हम शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं बताते? उसके दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि शेयर होल्डर्स को इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, शेयर होल्डर्स को इंटरनल कंट्रोल से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को गर्ज है तो आउटकम से, प्रोसेस से गर्ज नहीं है। उन्हें आउटकम यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है कि नहीं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक भी बिलाहर मैनेजमेंट ने ही करना है, डायरेक्टर्स ने ही करना है। तो जिन लोगों ने एक्शन लेना है, जिन लोगों ने उसको ठीक करना है, हम उन्हीं को रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, रिकमेंडेशन उन्हीं को जाएगी ना। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने आपको होम असाइनमेंट कहा रिटर्न फॉर्म में करके आने को, आपने होम असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में नहीं की, ज़बानी कलामी देख के आ गए। ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं? क्योंकि ये जो 4-5 महीने आपने तैयारी करनी है ना, इसमें जो कुछ भी आप करेंगे ना वो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो है जो आप ICAP का 3 घंटे का पेपर देंगे। ठीक है, वो पेपर की परफॉर्मेंस, वो पेपर कैसा आप देते हैं, वो इस 4-4.5 महीनों की मेहनत में डिपेंड करता है ना। तो ये आपका एक तरह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो 4-4.5 महीनों में जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी करते हैं, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, कुछ स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी नहीं करते, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है।
तो जो स्टूडेंट होम असाइनमेंट को रिटन फॉर्म में नहीं करता ऑडिट की, हम क्या कहेंगे उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। अच्छा, अगर इन्होंने होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में नहीं की, कहा सर ज़बानी कलामी देख लिया था, तो उनके घर फ़ोन करके बता दूं कि आपके बच्चे ने होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में नहीं की। भाई उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से गर्ज है। घर वाले कहते हैं दो, जब मैं स्टूडेंट था घर वाले कहते हैं दो चीज़ें सिर्फ हमें बताओ। नंबर एक, पैसे कितने चाहिए पढ़ाई के लिए, फीस वगैरह के लिए। नंबर दो, रिजल्ट क्या है। अब इसमें आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, अमूमी तौर पे घर वालों को इससे कोई कंसर्न नहीं होता, तो उन्हें तो रिजल्ट से गर्ज है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि ठीक भी आप ही ने करनी है, घर वालों ने ठीक थोड़ी करनी है। तो अमूमी तौर पे इस तरह शेयर होल्डर्स भी कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या डिटेल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर चल रहे होते हैं उनसे गर्ज नहीं होती। उन्हें गर्ज इससे होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी हैं, क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसीलिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर हमें कोई वीकनेस नज़र आए एज ऑडिटर, हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टर्स को करते हैं, शेयर होल्डर्स को नहीं करते। ठीक है जी। समटाइम इसे कहा जाता है कि ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि गलत। लेकिन ऑडिटर की कुछ सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ये जो मैनेजमेंट लेटर देना है ना, जिसमें लेटर ऑफ वीकनेसेस होती हैं, ये ऑडिटर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है, जो कि वो डायरेक्टर्स के साथ शेयर करता है। क्लियर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर? और कोई क्वेश्चन? शाबाशी, पूछिए। हाँ बिल्कुल, लॉ में आपने शायद वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप पढ़ा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे स्टेवर्डशिप वो उसी कंसेप्ट से रिलेट करता है, ये इनडायरेक्टली वही कंसेप्ट है। देखिए बाज़ औक़ात ना, लेकिन लॉ मेकर कुछ अल्फाज और इस्तेमाल करते हैं और ऑडिटिंग प्रोफेशन में वही चीज़, उसी चीज़ के लिए लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑडिट में वही वर्ड यूज़ करेंगे जो ऑडिटिंग प्रोफेशन में होता है, क्योंकि ये ऑडिट का पेपर है ना। तो हालांकि उसी कंसेप्ट को लॉ में आप कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप, लेकिन उसे यहाँ पे क्या कहेंगे? स्टीवर्डशिप। इसी तरह एक और लफ्ज़ कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमने ये स्टडी किया था, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट का एक टॉपिक होता था कंपनी लॉ में, उसमें होता था कि अगर ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो वो क्वालिफाइड यहाँ पे मॉडिफाइड आप कह रहे हैं, तो वो एक ही बात है, बिल्कुल कंसेप्चुअली एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपने वर्ड कौन सा यूज़ करना है? मॉडिफाइड। ठीक है, वो रिलेट सिर्फ इसलिए करवा देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वो कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है वो कंसेप्ट उनको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, साइकोलॉजी ये कहती है जब भी आप नई चीज़ सीखते हैं ना, अगर उससे किसी पुरानी सीखी हुई चीज़ के साथ लिंक कर दें तो वो चीज़ से नई चीज़ सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी मेरे भाई। हाँ, इन्होंने कहा सर कल हमने ये स्टडी किया था कि ऑडिटर ऑल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अमूमी तौर पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। और मटेरियल की पहचान मैंने बताई थी, 5% ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू मटेरियल। हालांकि इसमें कुछ वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन अभी चूंकि बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, अभी इतना ही याद रखना है, 5% ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ने कहा सर अगर ऐसा हो कि एक मिस स्टेटमेंट 7% ऑफ प्रॉफिट है, वो मटेरियल होगी, लेकिन अगर दो मिस स्टेटमेंट्स हो, एक 3% ऑफ प्रॉफिट हो, एक 4% ऑफ प्रॉफिट हो, तो क्या वो भी मटेरियल होगी? इसका जवाब है यस, लेकिन आपने इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है, ये एडवांस कम्प्लेक्स कंसेप्ट बन जाएगा, ये हमने आगे चल के किसी चैप्टर में स्टडी करना है। लेकिन इन शॉर्ट इसका आंसर ये है कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल हैं कि नहीं। ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं स्टैंडर्ड के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं, ये हम इंडिविजुअली भी देखेंगे और इन एग्रीगेट भी देखेंगे। इंडिविजुअली भी देखेंगे, इन एग्रीगेट भी देखेंगे। अगर कोई मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली मटेरियल है तो वो मटेरियल है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली इमटेरियल है लेकिन इन एग्रीगेट मटेरियल है तो वो भी मटेरियल है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन?
चलिए क्वेश्चन क्लियर आपके, आगे चल। अच्छा, एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा था, एडवांस क्वेश्चन था, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, समझ आ जाए, ठीक ना समझ आए तो परेशान नहीं होना आपने। एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिंपल, ये छोटा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? कंपनी को ही जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। कंपनी आपको पता है वो बिजनेस होता है जो हम रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करवाते हैं। SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लें तो इसे कहते हैं कंपनी। अच्छा, क्वेश्चन ये था बच्चे का जो टेक्निकल था, क्या सेम पर्सन, यहाँ पे हमने कल ये पढ़ा था, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है। क्वेश्चन ये था, क्या सेम पर्सन या सेम इंडिविजुअल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्या उन्हें ही इंगेज किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने के लिए भी? तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? नो। शाबाश, करेक्ट आंसर। सेम पर्सन को इंगेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेम पर्सन को, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। शाबाश, वो तो हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, जो ऑडिटर है उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट से मुराद है कि उसे शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलिए, ये हमने डिस्कशन कर ली, क्वेश्चन आंसर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके साथ मैं आज एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूं जो हम आइंदा कोशिश करेंगे डेली, या डेली नहीं तो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करवाया करें, ठीक है। कभी ये एक्टिविटी क्लास के स्टार्ट में होगी, कभी एंड पे होगी, डिपेंड करता है टाइम। जैसे कल टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मेरा एंड पे प्लान था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया आज क्लास के स्टार्ट में ये एक्टिविटी करते हैं। ये है लाइव क्विज हुआ करेगा आपका। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आगे चलने से पहले मैं चेक कर लूं कि क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे लेक्चर में, लेक्चर 1.5 घंटे का होता है ना, उसमें बहुत सी बातें डिस्कस होती है, लेकिन जो क्रक्स होता है, जो सबसे अहम चीजें होती हैं, क्या वो आपको समझ आ गए कि नहीं आगे चलने से पहले, ठीक है। ये क्लास में हुआ करेगा, कुछ एक्टिविटीज आपको घर के लिए दी जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज आपकी क्लास में होंगी। इसीलिए क्लास की ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था, हमने थोड़ी ज्यादा रखी है ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ऑडिटर जितना ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उतना श्योर होता है कि वो ठीक है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके पास होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। सिंपल रूल है, ठीक है। तो 1 घंटा 10 मिनट पहले हुआ करता था, उसमें जितने चांसेस होते थे, अब अगर हमने क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट कर दिया, उसमें हम टाइम ज़ाया अगर नहीं करते, पढ़ाई की बातें करते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, पास होने के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये एक्टिविटी होगी, ये कोशिश करेंगे डेली या फ्रीक्वेंटली हो। इसमें मेरा फ़ायदा ये होगा, मुझे पता चल जाएगा कि जो अहम कंसेप्ट मैंने आपको समझाने थे आपने पिक कर लिए कि नहीं किए। आपका फ़ायदा ये होगा, अगर किसी वजह से फ़र्ज़ कीजिए कोई कंसेप्ट आपको लेक्चर में समझ नहीं आया, रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स है, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल हुआ क्या करेगा, ये चूंकि लाइव क्विज होगा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें आपके पास होना, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। जिन स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन, कोई पैकेज वगैरह इंटरनेट दोनों है, वो मोबाइल अपने सामने रख लीजिए। अमूमी तौर पे मोबाइल का इस्तेमाल क्लास में मना है, लेकिन जब ये एक्टिविटी हुआ करेगी उस वक्त इसकी इजाज़त है, सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए। सामने रखिए, शाबाश, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। एक्सप्लोरर पे जाइए, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट साइट्स में जाते हैं, एक्सप्लोरर पे जाइए और टाइप कीजिए एक वेबसाइट का नाम menti.com, ये ऊपर लिखा हुआ है menti.com, MENTI। हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स भी आप करें, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके लिए अलहदा से लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइव है, लाइव तो ये सिर्फ उस टाइम तक ओपन रहेगा जिस टाइम तक क्लास चल रही है। जब क्लास खत्म तो ये क्विज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से इसको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। वो वहां पे जाके लिंक के जरिए एक्सरसाइज करें जी। वहां पे जाके आपको एक बॉक्स नजर आएगा, उस बॉक्स के अंदर आपने कोड एंटर करना है 8188 फिर 8574।
यानी 81888574। हाँ, यहाँ पे आप जाएं, अगर ये चाय या कॉफ़ी का कप आपके सामने आ गया है, इसका मतलब आप सही जगह पहुँच गए हैं। अगर ये डिस्प्ले हो रहा है कैफे ऑडिट एंड इंश्योरेंस, तो इसका मतलब आप सही जगह पे पहुँच गए हैं। ये लेक्चर नंबर 1 नहीं 2 कर लें इसको, ये लेक्चर नंबर 2 का। बहरहाल जी, पहुँच गए आप? चलिए, अच्छा अब ये चलेगा कैसे? बेनिफिट्स क्या है इसके, देखिए सबसे पहला बेनिफिट है इसका बड़ा कि आपके कंसेप्ट्स की रिवीजन और टेस्टिंग हो जाएगी। जो लेक्चर के मेन कंसेप्ट्स है ना, एक दफा फिर टेस्ट हो जाएंगे, समझ लग जाएगी हमें कि हमने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से कवर कर लिया, आगे चलने के लिए तैयार है, नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार है, पिछली चीज़ें कवर्ड, आगे चलने के लिए। दूसरा फायदा होगा इंक्रीज इन रीडिंग स्पीड। इसमें हर क्वेश्चन के साथ टाइम होगा सेकेंड्स में, तो उसमें आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। अब चूंकि जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं ना, उनमें आपको पता है थोड़े केस स्टडीज होती है, वो थोड़ी लेंथी होती है, तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना है मैंने, ठीक है। तो इसमें टाइम बाउंड होगा, जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आपको पता होगा मैंने आज 30 सेकंड के अंदर 35 सेकंड के अंदर इसको आंसर करना है, तो उससे रीडिंग स्पीड भी ग्रेजुअली, फौरन नहीं लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तीसरा फायदा होगा क्विक एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, अगेन टाइम बाउंडेड है, तो आपने क्विकली इसको एनालिसिस करना होगा और करेक्ट एनालिसिस करना होगा। क्विक एनालिसिस और क्विक डिसीजन मेकिंग सिखाएगी ये आपको एक्टिविटी। यानी एक इसका बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ये है और इनडायरेक्ट बेनिफिट इसके ये होंगे। चलेगा कैसे जी? मेंटी पे जाके आपने कोड एंटर करना है। आज के क्विज में 16 क्वेश्चन है, कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, मैक्सिमम 20 हुआ करेंगे, कम से कम 8 हुआ करेंगे अमूमी तौर पे। फास्टर क्वेश्चन मोर पॉइंट्स, इसका मतलब यह है अगर सारी क्लास सारे आंसर ठीक दे देती है फिर भी रैंकिंग होगी, पहले नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे कौन है। इसलिए कि जिन स्टूडेंट्स ने, अगर 2 स्टूडेंट्स ने दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है, एक स्टूडेंट ने जल्दी आंसर दिया है, तो जिसने जल्दी आंसर दिया है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आंसर आपका करेक्ट भी हो क्विक भी हो, 2 चीजों के मार्क्स मिलेंगे, करेक्टनेस के और क्विकनेस, फास्ट आंसर। रीडिंग टाइम, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, 5 सेकंड का रीडिंग टाइम होगा। रीडिंग टाइम के बाद आपके सामने फिर ऑप्शन डिस्प्ले होंगी, ये एमसीक्यू शक्ल में होगा, आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जब ये क्विज एंड हो जाएगा, उसके एंड पे आपके मोबाइल पे आपकी पोजीशन आ जाएगी। जैसे फर्ज कीजिए 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो हर एक की पोजीशन होगी, किसी की फर्स्ट पोजीशन होगी, किसी की 10th, किसी की हो सकता है 65th पोजीशन हो आपके मोबाइल पे। जो टॉप 1 से टॉप 10 पोजीशन हो ना जिन स्टूडेंट्स की, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिन स्टूडेंट्स की टॉप 1, क्योंकि उनको फिर हम प्राइज शेयर करेंगे। प्राइज क्या शेयर करेंगे उनको हम? 100 रुपीज टॉप 10 का। तैयार है जी? चलिए, तकरीबन हमें कितने 135 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया है। चलें, काफ़ी हो गया, 140 काफ़ी जी। हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया जिन्होंने ज्वाइन करना था। चलिए बस ठीक है, स्टार्ट करें जी। जी, पहला क्वेश्चन, अभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, ये सामने देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपके मोबाइल की स्क्रीन। हाँ, जिन स्टूडेंट के पास, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे किसी वजह से, मोबाइल फॉर एग्जाम्पल के पास नहीं है, वो सामने देख लीजिए, डिस्कशन हम सामने करेंगे जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा जी। हाउ मैनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन एन ऑडिट? कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 2, 3 या 4? 3, शाबाश, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आपको याद है कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और ऑडिटर्स। शाबाश शाबाश।
चलिए जी, करेक्ट आंसर बी था और ये 139 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा कि आपने सही आंसर दिया कि गलत। सामने स्क्रीन पे आपको सारी क्लास का रिजल्ट, इसका मतलब है मुझे एज टीचर अब पता चल गया कि ये कंसेप्ट मेरे स्टूडेंट्स का तकरीबन ठीक है। ठीक है, 3 पार्टीज हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा। Who appoints ऑडिटर? ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? हाँ, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। मैनेजमेंट तो फिर अपनी मर्जी के पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करेगी कि भैया हमारी मर्जी की बात करोगे तो तुम्हें अपॉइंट करते हैं, वरना अपॉइंट नहीं करते। तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। शाबाश। तो इसमें देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है। 145। 12 स्टूडेंट्स ने अभी भी गलत आंसर दिए। चले, ये हो सकता है कल छुट्टी पे हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। What is the responsibility of auditor? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, ये तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ ये जिम्मेदारी। बोथ ए एंड बी नहीं, ये भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है वही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हमने कहा था नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शेयर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ, अगर मैं आपसे पूछता ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर आप ए सेलेक्ट करते। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये रहा जी आपके सामने। How many misstatements auditor usually identify? हाँ, all misstatement या most of the misstatement? Most of the misstatement। शाबाश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी ऑप्शन करेक्ट हुई। बी ऑप्शन। सिर्फ एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया 158। और इससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि तकरीबन 7 से 8 सेकंड में 150 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था। तो ठीक है, इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है। शाबाश। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अगर ऑडिटर कंपनी का शेयर होल्डर है तो क्या वो उस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट है? इसका जवाब नहीं, उस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है जिसका शेयर। हाँ, क्या किसी दूसरी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल दूसरी के लिए इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसके लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जब ऑडिटर खुद ही शेयर होल्डर बन गया तो वो 3 पार्टी थोड़ी रहा, वो तो एक तरह से 2 पार्टीज हो गया। इसमें ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, जी इफ वाइफ को स्पाउस भी कहते हैं। वाइफ, यहाँ स्पाउस का वर्ड जेनेरिक टर्म है ना। जो जेनेरिक टर्म्स होते हैं वो एक से ज्यादा सिचुएशन में यूज हो सकते हैं, तो स्पाउस का वर्ड जेनेरिक। बाजू का एग्जाम में स्पाउस का वर्ड यूज कर देता है। स्पाउस ऑफ ऑडिटर चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी इज ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, जिस कंपनी में स्पाउस चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ बाकी की कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट है। ये जहन में रखिएगा कंसेप्ट। तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? नो, नहीं इंडिपेंडेंट।
ये 20 स्टूडेंट्स का ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट है। नहीं भाई, ये ख्याल गलत है, ये ख्याल गलत है जी। क्वेश्चन 7 ये रहा जी। Auditor gives statement board to shareholder that financial statements do not give true and fair view. Give true and fair view नहीं बोला, do not give true and fair. This type of report is called unmodified या modified? शाबाश, modified. Correct option है B, modified. Unmodified कब होती है? जब वो कहता है financial statements give true and fair view. शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये रहा जी क्वेश्चन आपके सामने। जी ये तो 3 सेकंड में जवाब देते। Does an item identify all misstatements in financial statements? All misstatements in financial statements identify नहीं करता। कौन सी वाली करता है? Most of the misstatement, या जिसे टेक्निकली हम कह सकते हैं मटीरियल misstatements। शाबाश, ये सबका करेक्ट आंसर 159। शाबाश। अच्छा, ये एक चीज इसमें रखिएगा, सम टाइम क्विज करते हुए ना अगर आपका बाज़ का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो रीज्वाइन कर लेगा। इसमें अगर आपको एक आधा क्वेश्चन पीछे चले जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने पार्टिसिपेट करते रहना है, असल मकसद पार्टिसिपेशन है। ये क्विज खत्म नहीं हुआ, ये अभी आधे क्विज के बाद ये पोजीशन है, ये पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है? ये पहली फर्स्ट पोजीशन ये मोहम्मद अली इशफाक, कौन है क्लास में? मोहम्मद, शाबाश शाबाश, पीछे बैठे हुए। सेकंड पोजीशन किनकी है? मोहम्मद अवैस, शाबाश। लेकिन ये भी याद रखिए प्रोविजनल है, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया ना पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट, ये क्विज में शामिल नहीं है, ये आपसे वैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, ये क्विज में शामिल नहीं है। जी क्या आप समझते हैं ये क्विज यूजफुल है? तो रिव्यू कंसर्न चलें ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये यूजफुल है। इस स्लाइड का कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शुक्रिया। चलिए तैयार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 8 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगर ऑडिटर उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? शाबाश, नहीं है, शाबाश। उसका मतलब है 3 एग्जांपल उसने हमें दे दी है जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं होता। शेयर होल्डर हो इंडिपेंडेंट नहीं है, एम्प्लॉय हो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट बन जाता है। और अगर स्पाउस उसकी सीईओ है या मैनेजमेंट या डायरेक्टर में है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं। शाबाश, ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में काम आएंगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये राजी क्वेश्चन आपके सामने।
जी अब ये मटीरियलिटी वाले कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। प्रॉफिट 1 मिलियन है, 100 की ओवर स्टेटमेंट क्या मटीरियल है? नहीं। तो इसका मतलब है अगर ऑडिटर 100 की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्या हम ये कहेंगे उसने काम ठीक तरीके से किया है कि कहेंगे ठीक तरीके से नहीं किया? किया। हालांकि मिस स्टेटमेंट है, उसने आइडेंटिफाई नहीं की, क्या फिर भी काम ठीक किया है? बिल्कुल, क्योंकि वो इमटेरियल थी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। प्रॉफिट 1 मिलियन है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख एंटर करना है कैलकुलेटर पे। उसका 5% कितना होगा? 50,000। अब अंडर स्टेटमेंट है बैड डेट की 200,000 से, तो ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। और मटेरियल है कि इमटेरियल? मटेरियल। शाबाश, ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है क्योंकि 50,000 से ज्यादा है ना। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, आपने अमाउंट कैलकुलेट करके कंपैरिजन करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करके कंपैरिजन नहीं करना। ये सूल ज़हन में रखिएगा। मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है? अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ये रहा जी आपके सामने। जी अगर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? शाबाश। मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को, या दोनों को? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए। और कैसे कम्युनिकेट करता है? ज़बानी कलामी या रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में, मैनेजमेंट लेटर के जरिए। और मैनेजमेंट लेटर का एक दूसरा नाम भी था, लेटर ऑफ वीकनेस। शाबाश। इसे मैनेजमेंट लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट को दिया जाता है। इसे लेटर ऑफ वीकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल बताई जाती है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ये रहा। अब ये यहां नजर नहीं आ रहा होगा आपको, है ना, लेकिन मोबाइल पे नजर आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट? करेक्ट नहीं पूछ रहा, नॉट ए करेक्ट, गलत पूछ रहा है। पहला, ऑडिटर कम्युनिकेट्स टू मैनेजमेंट, ये तो करेक्ट है, तो हमने तो नॉट करेक्ट ढूंढना है, पहले वाला नहीं। दूसरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हो, रिस्क बढ़ जाता है, गलतियों का रिस्क बढ़ जाता है, ये भी ठीक है, हमने तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। फिर इश्यूज मॉडिफाइड रिपोर्ट, ये गलत है, क्योंकि मॉडिफाइड रिपोर्ट तो जब मिस स्टेटमेंट होती है तब इशू की जाती है। जब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हो, मॉडिफाइड रिपोर्ट तब नहीं इशू की जाती, तब तो मैनेजमेंट लेटर इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। शाबाश। और डी कौन सा मैं पढ़ के बता देता हूं, शायद यहां दिखने में आपको छोटा सा। इंक्रीज हिज ऑडिट प्रोसीजर, इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, ऑडिट प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाते हैं उससे, ऑडिट प्रोसीजर भी इंक्रीज हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी, यानी जो गलत ढूंढनी थी, वो कौन सी? सी। यानी जब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सामने आए, हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, रिस्क बढ़ाएंगे, प्रोसीजर बढ़ाएंगे, लेकिन मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं करते। याद रखिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, लिख ले, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कुछ और है, मिस स्टेटमेंट कुछ और है। रिस्क ऑफ फेलियर कुछ और है, फेलियर कुछ और है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में फर्क है। आगे चलते हैं जी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड मिस स्टेटमेंट, सिर्फ यही। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
कौन सी मिस स्टेटमेंट करेक्ट है? अगेन फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। मोबाइल पे आपको सही डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लेटर ऑफ वीकनेस इज इशू टू शेयर होल्डर, ये करेक्ट है क्या? नहीं, लेटर ऑफ वीकनेस इशू टू शेयर होल्डर ये गलत है, वो तो मैनेजमेंट को इशू किया जाता है। फिर मिस स्टेटमेंट करेक्टेड, मिस स्टेटमेंट्स करेक्टेड बाय मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ये नहीं लिखा, ये नहीं है, ठीक है। मिस स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाए ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती, ठीक है। फिर इसके बाद सी क्या है कि ऑडिटर शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, सही कह रहा है। ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सही कह रहा है कि गलत कर रहा है? कह रहा है करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं है, उससे तो रिस्क सामने आता है, ये भी गलत बात कर रहा है। और चौथी बात कौन सी है? इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग ऑडिटर परफॉर्म्स लेस प्रोसीजर्स, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आपके मोबाइल पे सही फॉन्ट साइज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम होती है ना उसकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15, ये राज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, ये मुश्किल होगा इसलिए ज्यादा। ये मुश्किल था। मैनेजमेंट डज नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मिस स्टेटमेंट है, हम तो वीकनेस ढूंढ रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज गलत होगी वो मिस स्टेटमेंट है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है। ये दूसरा, मैनेजमेंट डज नॉट रिकॉर्ड बैड डेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी मिस स्टेटमेंट है। तीसरा, पेमेंट्स आर मेड टू सप्लायर विदाउट ऑथोराइजेशन, पेमेंट की रिकॉर्ड भी कर ली लेकिन सीएफओ से पूछे बगैर कर ली, विदाउट ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन एक इंटरनल कंट्रोल है, और ट्रांजैक्शन की ऑथोराइजेशन या अप्रूवल ना होना वीकनेस इंटरनल कंट्रोल, यही है वीकनेस इंटरनल। और लास्ट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, डिस्क्लोजर नोट्स ऑफ द अकाउंट्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। असूल याद रखिएगा, 5 सेट में याद है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में सिर्फ डिस्क्लोजर होते हैं, अमाउंट्स नहीं होती, बाकी 4 में अमाउंट्स है। लेकिन अगर इसमें भी गलती हो ना, वो भी मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगी, असूल याद रखिएगा, क्योंकि नोट्स ऑफ द अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। चल जी, मटीरियलिटी नहीं, अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि मिस स्टेटमेंट है कि वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। हाँ, वो सीखेंगे। देखिए, आप एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is a misstatement? अब मिसस्टेटमेंट ढूंढनी है। नो सेग्रीगेशन ड्यूटीज, दैट इज वन पर्सन परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है कि प्रोसीजर्स में, पॉलिसीज में मसला है। एक ही बंदा बहुत से काम कर रहा हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। बीआरएस इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनना, ये भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, ये भी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इज स्टेटेड एट कॉस्ट, ये हाँ, ये इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। ये लोअर इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की एनआरवी कॉस्ट से कम होती है कि ज्यादा? कम होती है, तो उसे अगर आपने कॉस्ट पे शो किया तो गलत किया, ये मिस स्टेटमेंट है। और फिर लास्ट, अप्रूवल इज नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर क्रेडिट सेल, ये भी वीकनेस। अप्रूवल जितनी भी होती हैं
वीकनेस इंटरनल कंट्रोल। तो ये आखिरी वाले दो जो क्वेश्चंस थे ये आपके इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स को क्लैरिफाई करने के लिए बनाए गए थे। अब देखते हैं हमारे विनर्स कौन हैं। ये ऊपर नीचे होंगे, ये भी एडजस्टमेंट होगी। लीजिए शाबाश। ये फर्स्ट पोजीशन मोहम्मद साकिब। कौन है मोहम्मद साकिब? शाबाश। फर्स्ट, आप अपना नाम लिखने के बजाय CRN भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम या CRN लिखना है। अगर और कोई चीज लिखी फिर प्राइज नहीं मिलेगा आपको। मोहम्मद साकिब किधर है? मोहम्मद साकिब किधर है? हाइब्रिड क्लास में है। शाबाश, बेहतरीन। मेरी तरफ से हाइब्रिड क्लास वाले को डबल प्राइज दे, इनको 200 रुपीज दीजिए। शाबाश। अच्छा, बाकी टॉप 10 पोजीशन किन की है? जरा हाथ उठाइए। टॉप 10 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फौरन। है हमारे पास क्या? नहीं है? नहीं है। शाबाश। हाइब्रिड क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी प्राइस है, उनकी पोजीशन है, उनको डबल प्राइस दीजिएगा। भाई हाइब्रिड में है, थोड़ा सा दूर है लेकिन दिल के करीब है। भाई जो मेहनत करता है स्टूडेंट दिल के करीब होता है ना। शाबाश शाबाश। चलिए, अच्छा ये था आपका पहला इसके साथ इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे, थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, ये तो पहला तो ज्यादा क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। मेन कंसेप्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे। चलिए, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट मेंटिवेट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये असल में ना सब्जेक्ट में कंसेप्ट तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, लेकिन उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटीज जरूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हो सकता है आपको लेक्चर के दौरान में समझ ना आए, तो कभी टेस्ट के जरिए से, कभी इस तरह की एक्टिविटी से, कभी एग्जाम्पल से वो समझ आ जाती है। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। क्विकली शेयर करते हैं हम कि हमारे ऑडिट प्रोफेशन में कुछ ऐसी समझ लीजिए कि इबरतनाक मिसालें होती हैं जिनमें हमारे लिए कुछ ना कुछ सबक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या मिसालें हैं वो हर चैप्टर के लिहाज से अलग-अलग वक्तन फवक्ता हम शेयर करेंगे। कुछ रिपीट होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ केसेस में एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं। पहली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ है एनरॉन 2002। ये प्रोबेबली ऑडिटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाता है। दो स्कैंडल, एनरॉन और वर्ल्डकॉम, ये दोनों USA के केसेस थे। 2001-2 में हुए थे। एनरॉन USA की टेलीकॉम सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी। अब देखिए, US की इकोनॉमी ही बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, पाकिस्तान की मेरा ख्याल है इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो शायद उनके इंडस्ट्री के छोटी कंपनी के छोटी लिस्टेड कंपनी के से भी छोटी हो शायद। उस बड़ी इकोनॉमी का भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, आप देख सकते, इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा स्केल होगा, उसके एम्प्लॉइज की तादाद कितनी होगी, कस्टमर्स कितने होंगे, इन्वेस्टर्स कितने होंगे। उस कंपनी में स्कैंडल था। ये स्कैंडल क्या था? बेसिकली इन्होंने किया क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट समझ लीजिए कि थी 10%, 12%, इनकी ग्रोथ रेट थी 25%, 30% प्रॉफिट की। अब आप खुद बताइए, अगर आप इन्वेस्टर हो किसी जगह पे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो इसका मतलब आज हमें पहला सबक ये मिला कि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 10% है और हमारे क्लाइंट का ग्रोथ रेट 20% है, रिस्क है। रिस्क है कि कुछ गड़बड़ है। सारी इंडस्ट्री 10% पे जा रही है, इसने क्या ऐसा कमाल कर दिया है? क्या इसको सस्ता माल मिल रहा है और बाकी सबको महंगा मिलता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोरोना के अंदर अगर फर्ज कीजिए बाकी की इंडस्ट्री की ज्यादातर कंपनीज ने लॉस रिपोर्ट किया है, आप जिस कंपनी के ऑडिटर पॉइंट हुए हैं उसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, रिस्क है कि नहीं? रिस्क। तो इंडस्ट्री से हटके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए ना, समझ लीजिएगा कि इसमें रिस्क है। ठीक है, तो उसमें बाद में 5-6 साल तक ये चलता रहा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, पाकिस्तान में रिवाज ये है, या ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, अगर आपने कोई सेविंग करनी है ना, आपके पास पैसे, क्या करें? ज्वेलरी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, इन दो इन्वेस्टमेंट करें। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता।
उनमें वो क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कहते हैं इससे क्या होगा कि जूली में या प्रॉपर्टी में करें ना इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन तो होती है, हर महीने नहीं आते पैसे आपको। वहाँ पे जो पेंशनर हजरात होते हैं ना, जब उन्हें पेंशन वगैरह मिलते हैं, वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेंड है वहाँ पे, ताकि उससे उन्हें डिविडेंड वगैरह मिलता रहे, और जाहिर है शेयर की प्राइस बढ़ती है, वो भी उन्हें फायदा होता है। तो लोगों ने, हजारों पेंशनर्स ने 60-60, 70-70 साल की उम्र में जब देखा कि इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कुछ ब्रोकर हजरात भी फिर कहते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली। बाद में पता चला इन्होंने अपनी सेल्स ओवरस्टेट की थी। जब पता चला सेल्स ओवरस्टेट की थी तो 3-4 महीने के अंदर अंदर इनका शेयर जो तकरीबन शायद $90 से ऊपर का ट्रेड हो रहा था, 3-4 महीने के अंदर अंदर $1 से भी कम पे प्राइस आ गई। अब आप इमेजिन कीजिए, जिस लोगों ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी इस कंपनी के शेयर खरीदने पे लगाई थी, 4-5 महीने के अंदर उनकी वेल्थ कितनी हुई, 2% के करीब पहुंच गई। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 10 लाख के शेयर खरीदे थे तो वो 4-5 हज़ार के रह गए। उनकी तो सारी उम्र की जमा पूंजी, इतने बुरे हालात हो गए थे कि जो पेंशनर हजरात थे उनके पास जिस जगह पे वो रहते थे उसका किराया अदा करने के पैसे नहीं थे, वो सड़कों पे आ गए थे। सड़कों, ये राइट साइड पे लोग आपको एहतजाज करते नजर आ रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो कि एहतजाज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। और लेफ्ट साइड पे ये 2 लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। ये इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव था, और इंटरेस्टिंगली ये इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये इस कंपनी का डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। अच्छा, सारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे, चीफ एग्जीक्यूटिव तो जब कभी याद रखे कंपनी में फ्रॉड होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली चीफ एग्जीक्यूटिव तो होगा ही, डायरेक्टर सारे नहीं, एक आधा डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है। बाकी के डायरेक्टर्स जो ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो जो, हाँ जी, तो कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके चांस। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन था, ये भी फ्रॉड में इन्वॉल्व था। इन दोनों को बाद में सजाएं हुई, ठीक है। तो इससे, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते वहां पे लोगों की, अवाम की हालत क्या थी, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक जगह पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहा था डॉक्टर का प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन बड़ा नोबल समझा जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर एक गलत डिसीजन कर दे ना तो एक ही आदमी की जान जाएगी, लेकिन अगर एक ऑडिटर गलत डिसीजन कर दे ना तो पूरी इकॉनमी, पूरी इंडस्ट्री के जो लाखों लोग हैं उनकी जानों को खतरा बन सकता है। अब इमेजिन कर सकते हैं, ये तो शेयर होल्डर्स की बात हो गई ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी सड़कों पे, जो एम्प्लॉयज थे, जाहिर है इसके बाद कंपनी बंद हो गई, वो चलना थोड़ी था, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो गए। इमेजिन कर सकते हैं आपके उनके हालात क्या होंगे उस वक्त। दूसरी एग्जांपल जो है वो सत्यम कंप्यूटर की है। आपने कभी वो इंडिया में प्रोग्राम, ये इंडियन कंपनी थी, आपको पता है इंडिया में कुछ आईटी बूस्ट है, तो ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। कोई आमिर खान का एक प्रोग्राम शायद लगता था, मैंने देखा नहीं, कभी सुना, कोई सत्यम में विजेतिया, कुछ इस तरह का नाम होता था। हाँ, इसका मतलब शायद ये है कि सच में जीत है। हाँ, सत्यम कंप्यूटर का, इंटरेस्टिंगली, सत्यम का मतलब होता है सच्चा हिंदी में, इंडिया में, तो सत्यम कंप्यूटर का मतलब सच्चाई, ये में सच होता। क्या इन्होंने, इस कंपनी का जो सीईओ था, राजू करके कुछ इसका नाम था, हाँ जी, सीईओ था, इसने भी फ्रॉड किया कंपनी में। कंपनी के जब भी याद रखें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसके ऊपर अमूमी तौर पे लिस्टेड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर होता है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को में प्रॉफिट ज्यादा शो करना है ताकि शेयर होल्डर खुश रहें, डायरेक्ट, और उसको रीअपॉइंट करते रहे, उसके टेन्योर को बढ़ाते रहे। तो अगर कभी कुछ हालात की वजह से, कुछ अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से इंडस्ट्री में बाज़ का स्लम आ जाता है, उस वजह से ग्रोथ ना हो रही हो ना, तो ग्रोथ, याद रखें, उस सिचुएशन में इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि आउट परफॉर्म करें, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करवाएं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपका किसी स्टूडेंट का आई कैप में 3 पेपर दिए, 3 पास हो गए, वो खुशी से घर में बताएगा 3 पेपर पास हो गए, और अगर उसका एक ही पेपर पास हुआ या मे भी कोई भी पेपर पास ना हुआ हो, तो मुझे बताइए उसके ऊपर प्रेशर होगा कि नहीं। और घर में घर वाले भी कह रहे हो भाई जल्दी जल्दी क्वालिफाई करो, 2 साल तो हो गए, अभी कितना टाइम लेना है, अभी तो आपके आर्टिकल भी स्टार्ट नहीं हुए, तो फिर बताइए क्या अब वो स्टूडेंट अपने आप को अंडर प्रेशर फील करेगा कि नहीं, और वो झूठ बोल सकता है। शायद वो स्टूडेंट हमारी क्लास में भी बैठा हो,
तो बाहर इसी तरह की पोजीशन, इसने भी फ्रॉड किया, इसको 7 साल की जेल हुई और 5.5 करोड़ का जुर्माना हुआ इंडियन रुपीज में, जो बहुत ही कम है जुर्माना, सजा ठीक है। अगर आप इसका साइज ऑफ फ्रॉड देखें, अब नेक्स्ट उसने हमें बताया कि इसने किस किस तरीके से फ्रॉड, कुछ एग्जांपल उसने बता दिए, कुछ नहीं भी बताई, वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। कह रहा है टोटल 8,000 करोड़ इंडियन रुपीस के करीब का फ्रॉड था, 8,000 करोड़ का, और इसमें उसने 5,500 करोड़ के करीब का फ्रॉड तो सिर्फ सेल्स में था, उसने फिक्टिशियस रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, फेक रेवेन्यू। और फेक रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं भला? डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये और आगे चल के एक फ्रॉड का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जाता है ना जिस ट्रांजैक्शन में, वो है डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो एक तो इसने ये बड़ा फ्रॉड किया, फिर इसके अलावा फिक्टिशियस 1,000 करोड़ का फ्रॉड उसने और क्या किया, फिक्टिशियस इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की। इंटरेस्ट, फेक इंटरेस्ट इनकम कहीं पे थी नहीं, कभी रेट गलत इस्तेमाल कर लिया, एग्री हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में 8%, उसने कर लिया 18%, 18% पे, ठीक है। तो इस तरीके से फेक रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, कुछ पे इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट में पैसे रखवाए हुए फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट में भी। फिर इसके बाद फिक्टिशियस फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस रिकॉर्ड, फॉरेन एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड किया। बस बात कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होती है ना, जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होती है वो फॉरेन करेंसी में इन्वॉल्व होती है, उस कंपनी में फॉरेन करेंसी गेन रिकॉर्ड होगा या लॉस होगा। क्यों भला? क्योंकि या तो फॉरेन करेंसी का बैलेंस शीट डेट पे रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि हमेशा बढ़ ही रहा है तो फिर प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। तो ये उसने कुछ 200 करोड़ के करीब का, और भी छोटे छोटे, यानी मिल मिला के कोई 8,000 करोड़ के करीब हो गया था। 6-6,500 का उसने हिसाब दे दिया, बाकी सारे डिटेल बात उसने नहीं बताई, ठीक है। फिर वो बता रहा है इसके 500 क्लाइंट थे, 45,000 एम्प्लॉयज थे, सारे एम्प्लॉयज फारग, 500 क्लाइंट्स। अब जाहिर है क्लाइंट्स ऐसी कंपनी के साथ डीलिंग करेंगे, कोई नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है अभी तक, यानी जिस वक्त ये आर्टिकल पब्लिश हुआ उस वक्त तक वह कह रहा है तकरीबन 3 साल हो गए हैं राजू भैया को, वो जेल में है, अभी 4 साल मजीद उन्होंने, लेकिन अब मुद्दत पूरी, क्योंकि 2009 का केस था। तो इससे इसने आपको एडिशनली ये भी बताया कि किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। तो असूल याद रखिएगा, जो जब मैनेजमेंट फ्रॉड करने पे आती है ना, वो किसी भी एरिया में फ्रॉड कर सकते हैं, वो रेवेन्यू में भी कर सकते हैं, वो परचेजेस में भी कर सकते हैं, वो सैलरीज में भी कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं, वो फॉरेन करेंसी गेन में भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये फिलहाल आज के लिए 2 एग्जाम्पल। अच्छा, मुझे एक जो रिलेट करना चाहता हूं, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इन कंपनीज के, और एक में डायरेक्टर भी एक इन्वॉल्व था, मुझे बताइए शेयर होल्डर्स का और इनके अगर रिलेशनशिप को देखें, मेरा पहला सवाल, क्या ये स्टीवर्ड थे? बिल्कुल, क्या स्टीवर्ड थे, लेकिन क्या उन्होंने अपना रोल पूरा किया स्टीवर्डशिप का? नहीं किया, उन्होंने उन एसेट्स को सही तरीके से यूज नहीं किया। फिर एजेंट थे, इन्हें प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए था, लेकिन ये अपनी जॉब के लिए, अपने बोनस के लिए, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स को बेचते रहे। क्या इन्होंने एजेंट का रोल प्ले किया? नहीं किया। और सबसे बड़ी एग्जांपल, अकाउंटेबल थे, अकाउंटेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देना होती है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन्होंने सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी का मुजाहरा किया? नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जब फ्रॉड होता है तो ये जो रिलेशनशिप होता है शेयर होल्डर्स का और डायरेक्टर मैनेजमेंट का, ये तीनों एलिमेंट्स उसमें डिस्टर्ब होते हैं। क्लियर? ये थे हमारे केसेस। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब जो कि बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चन होता था उन दिनों में जब ये फ्रॉड है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि वो सवाल क्या है? ऑडिटर कहाँ था? शाबाश, बेहतरीन, ऑडिटर कहाँ था? इसका जवाब 6 साल हो गए थे। हाँ, इसका जवाब मैं नहीं आपको दे रहा, ठीक है। फ्रॉड में इन्वॉल्व था, चलें किसी हद तक कह सकते हैं। चलिए, अच्छा अब वापिस आते हैं। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ऐसा ही है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस। जी जी मेरे भाई,
हाँ, डेटर डेबिट ने कहा सर फेक एंट्री की डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कैश तो है नहीं, उससे क्या फायदा, प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट के ऊपर बोनस आ गया, उसको प्रॉफिट में बोनस मिलना था ना, कैश पे बोनस थोड़ी मिलता है। चलिए अब असाइनमेंट आपने की है, पार्टिसिपेशन के लिए तैयार है? चलिए डिस्कशन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपका ऑडिट का पहला क्वेश्चन है, कल पहला लेक्चर लिया था, इसका मतलब है कल के लेक्चर में ही आप इस लेवल पे पहुंच गए थे कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन उस नॉलेज में से टेस्ट हो सके। आई कैप ने ये टेस्ट किया भी हुआ है, मार्क्स कम है 4 नंबर है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन टेस्ट हुआ है और ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी है, क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस भी है। कह रहा है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी। अब जो हमारे कंसेप्ट है वो लिमिटेड कंपनी का ही है, तो क्या पूछ रहा है, क्या करना है, दोनों को डिफाइन कर देना है, स्टीवर्डशिप को अकाउंटेबिलिटी को। याद है कितने स्टूडेंट्स को याद है, कितने स्टूडेंट्स ने याद किया है? आधे स्टूडेंट्स ने याद किया, आधे स्टूडेंट्स ने याद ही नहीं किया। ये हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने याद, शाबाश शाबाश, हाइब्रिड क्लास में ये रूम नंबर 4 में ज्यादा स्टूडेंट्स ने याद किया है, 6 में कम ने किया है, पता नहीं क्यों। चले अच्छा, एक असूल ज़हन में रखिएगा, एग्जाम में देखिए कुछ अल्फाज होते हैं, वो आपने शेर सुना होगा, क्या वो होता था, वो नुक्ता मुजरिम महरम, कुछ इस तरह का शेर होता था। हाँ, वो एक एक जब आप किसी ज़बान को सीखते हैं ना, तो उसमें फिर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको पता चल जाता है एक एक लफ्ज़ से फ़र्क बदल जाता है, मफ़हूम बदल जाता है। ऐसा ही है, लफ्ज़ से, नुक्ते से, बल्कि कुछ वो जो होता है ना पंक्चुएशन, कोमा वगैरह, उसकी प्लेसमेंट से भी मफ़हूम चेंज हो जाते हैं। अब आपने इस काबिल होना है ऑडिट में कि वो एक सेंटेंस तो दूर की बात है, एक लफ्ज़ दूर की बात है, एक अल्फ़ाबेट भी से भी मफ़हूम चेंज हो जाता है। अल्फ़ाबेट से भी आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते। जैसे पूरा सेशन गुजर जाता है, एंड में आके कहते हैं सर ये रिक्वायरमेंट थी आइडेंटिफाई रिस्क इन दिस सिचुएशन, आइडेंटिफाई रिस्क इन दिस सिचुएशन। तो उसमें मैंने 3 रिस्क लिख दिए हैं, मैंने ठीक किया, मैंने कहा गलत किया, बता सकते हैं क्या गलत? मैंने कहा देखो उसने क्या किया, आइडेंटिफाई रिस्क, देखो रिस्क लिखा के रिस्क प्लूरल फॉर्म लिखा, सिंगुलर फॉर्म लिखा रिस्क, इसका मतलब है कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, एक करना था, 3 लिखा है गैर जरूरी है। फिर एक और क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई थ्रेट्स इन दिस सिचुएशन। सुन करेगा सर एक थ्रेट था वो लिखाया हूं, सही किया कि गलत किया? गलत किया। क्यों? थ्रेट्स प्लूरल फॉर्म लिखा था, हालांकि उसने नहीं बताया कितने आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म आप यूज कर ली, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा थे। तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर ना रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज से चेंज हो जाता है, चेंज होता है। और ये मैंने कल आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट खुद बताएगी आपको कि मेरा सोल्यूशन क्या है, जैसे यहाँ पे, लेकिन आप रिक्वायरमेंट पढ़ना आना चाहिए, वरना उसकी अपनी वो कीमत गुमान वाली एग्जाम्पल दी थी ना, वो पौधों की अपनी जुबान थोड़ी होती है, बताई थी ना कल बात, तो उसके बारे में मशहूर था कि वो जड़ी बूटियां खुद उसको बताती है किस मर्ज के इलाज है, तो वो उनकी जुबान थोड़ी होती थी, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस काबिल होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे अब मैं आपको असूल बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट सबसे अहम है, रिक्वायरमेंट सब। क्लास में हम 1.5 घंटे की डिस्कशन करते हैं, ये सारी डिस्कशन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा अहम वो है जो बुक में लिखा हुआ है मटेरियल, बाकी सिर्फ एग्जांपल्स होंगी, गपशप होगी जो कि टॉप कंसेप्ट से रिलेटेड ही होगी। फिर उसके बाद अगली बात सुने, किताब में जो कुछ लिखा है उसमें से भी ज्यादा अहम वो है जो पेपर में आ गया, उसमें भी ज्यादा अहम वो है जो पेपर में आ गया, वो आपके लिए बाकी के कंसेप्ट सारे इरेलीवेंट हो जाए, तो पेपर में आ गया वो। किताब के 300 सफ़े कम अहम, जो पेपर के 4 सफ़े हैं वो ज्यादा अहम हो जाते हैं। अगली बात सुने, पेपर के 4 सफ़े भी अलहदा, हर क्वेश्चन के एंड पे जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा अहम है। याद रखें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वजह से फेल नहीं होते, क्लासेस अटेंड नहीं की होती हैं, इस वजह से फेल नहीं होते, किताब नहीं पढ़ी होती है, इस वजह से फेल नहीं होते, पेपर देने नहीं गए, देने जाते हैं, सवाल भी सारे करते हैं,
किस वजह से फेल होते हैं? रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ा। तो एग्जाम में खास तौर पे रिक्वायरमेंट को समझना आपके लिए सबसे अहम जरूरी है। ये जो लेवल है ना कैफ 8, इसमें सारे फिल्टर होके आते हैं, सारे पढ़ने वाले हैं, नॉन सीरियस बच्चे नीचे रह जाते हैं, सारे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे फेल होने की रीजन क्या? रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। अकाउंटिंग में अमूमी तौर पे रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन की शक्ल नजर आती है, पता चल जाता है रिक्वायरमेंट क्या होगी। ट्रायल बैलेंस नजर आ गया, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, पता चल गया प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के जितने क्वेश्चन होते हैं तकरीबन एक तरह की शक्ल। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं तकरीबन एक तरह की शक्ल। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं तकरीबन एक तरह की शक्ल। ऐसे ही होता है ना, कैश फ्लो के क्वेश्चन बनाने के तकरीबन एक तरह की। लेकिन ऑडिट के अंदर 100% सेम इंफॉर्मेशन के साथ रिक्वायरमेंट चेंज करके वो डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए आपने वो अप्रोच नहीं लेके आनी जो काउंटिंग में होती है कि क्वेश्चन की शक्ल देख के गैस कर लिया रिक्वायरमेंट क्या होगी। नहीं, क्वेश्चन की शक्ल नहीं, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला असूल बता रहा हूं, रिक्वायरमेंट सबसे अहम है। और दूसरा, रिक्वायरमेंट के अंदर जो लफ्ज एंड है ये पावर वर्ड है। अब एंड तो आज तक आप सोचते रहिए तो आम सा लफ्ज है, एंड, ऑफ, इन, ऑन, एट वगैरह, ये तो आम से लफ्ज होते हैं। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड पावर वर्ड है। क्यों पावर वर्ड है? लिख लीजिए क्यों पावर वर्ड है। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट डबल होने जा रही है। डबल, ये भी बताओ वो भी बताओ, स्टीवर्डशिप भी बताओ, अकाउंटेबिलिटी भी बताओ। और अब आपको बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें दरमियान में एंड होता है, उनमें अक्सर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको बताएगा स्टूडेंट्स ने 2 चीजें बताई, तीसरी बताई नहीं। जब एंड होता है ना एंड, तो अक्सर स्टूडेंट समझ रहे होते हैं ये एक पार्ट है, ये एक ही चीज, एक सवाल है। अब मुझे पता है ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है। कैसे 2 सवाल है? 2 कंसेप्ट पूछ रहा है, स्टीवर्डशिप अलग पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी। कुछ स्टूडेंट समझेंगे सिर्फ स्टीवर्डशिप लिख के आ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी भूल जाएंगे। कुछ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी को इकट्ठा लिख के एक ही कंसेप्ट समझ के लिख के आ जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का लफ्ज पावर वर्ड है, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट डबल हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, नेक्स्ट छोटी सी केस स्टडी है। केस स्टडी की तरफ मैं आपको अभी नहीं लेके जाता, ये केस स्टडी की तरफ कल चलेंगे। ठीक है, ये केस स्टडी आपने की है? हाँ शाबाश, ये आपको इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, आज हम कुछ अपने नए कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। नए कंसेप्ट क्या है? हमने क्या कुछ कर लिया। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई। ये दिखाएगा, लेक्चर प्लान दिखाइएगा। लेक्चर प्लान पर्ची मिली? पर्ची आपको नहीं मिली? मेंटी हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, डिस्कशन हो गई। अच्छा रीकैप, हाँ बिल्कुल। कुछ टर्म्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है, पता चल गया? दोनों में फर्क। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? वो आउटपुट। ठीक है जी। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल क्या है? पॉलिसीज के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। और मिस स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं फ्रेज बोलने लगा हूं, आपने बताना इसमें क्या गलती है। मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में मिस स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती, वो तो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल होगी। दूसरा फ्रेज सुने, वीकनेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी, वीकनेस थोड़ी होगी। तो ये अल्फाज आपने ध्यान से यूज करने हैं। वीकनेस को इंटरनल कंट्रोल के साथ लिंक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं। मिस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिंक करना है, इंटरनल कंट्रोल के साथ नहीं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर की हैं आज की एक्टिविटी के जरिए से। लेकिन अगर अभी आपको इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क समझ नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट जहन में रख लें। एग्जाम्पल एक एक भी काफ़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है कि काम किस तरीके से होता है, वो फाइनेंशियल बनाई कैसे जाती हैं।
जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, टेबल पे बैठ के ऑर्डर दिया, वो जो खाना हमारी टेबल पे सर्व हुआ वो ऐसा है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और वो खाना बना कैसे है? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। अब खाना बनाने वाले ने हाथ नहीं धोए, लेकिन खाना बहुत मजे का है, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल तो है, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। अच्छा, हमें तो मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट में जाएं तो सिर्फ ये देखना चाहिए खाना मजे का है कि नहीं, हमें इंटरनल कंट्रोल से क्या लेना देना? क्या हमें सिर्फ फाइनेंशियल, ऐसा है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस उनकी है जरूर, ठीक है, एज ऑडिटर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को भी, शेयर होल्डर के लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी नहीं है जानना, शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी नहीं है, ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल को जानना जरूरी है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर प्राइमरी फोकस करता है, लेकिन सेकेंडरी फोकस उसका इंटरनल कंट्रोल पे भी होता है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है ना तो मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही नहीं होंगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक है तो मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक होगी। इसलिए इंटरनल कंट्रोल भी हमें देखना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दोषावी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, TCWG एंड मैनेजमेंट, इसमें फर्क क्लियर है आपको? दोषावी गवर्नेंस मतलब डायरेक्टर्स। अच्छा फिर बताइए कौन सा मैनेजमेंट में है, कौन सा डायरेक्टर्स में है? CFO, डायरेक्टर दोषावी गवर्नेंस, डायरेक्टर दोषावी गवर्नेंस। और आखिरी पूछ रहा हूं, CEO मैनेजमेंट। शाबाश शाबाश, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा डीम्ड डायरेक्टर होता है, लेकिन ऑडिट के अंदर CEO मैनेजमेंट का पार्ट समझा जाता है। चलिए, अच्छा अब हम चलते हैं कंसेप्ट समझने के लिए एश्योरेंस एंगेजमेंट। आज हमने स्टडी करना है एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? देखें, डेफिनेशन पढ़ने लगे हम एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट की एक होता है कंसेप्चुअल डेफिनेशन, एक होती है स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। बुक्स में अमूमी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन होती है जो आपने एग्जाम में लिखनी है, लेकिन वो डेफिनेशन चूंकि कम्प्लेक्स होती हैं उनको पढ़ने से समझ नहीं आती, तो समझने समझाने वाली डेफिनेशन कुछ और होती है, ICAP के एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन कुछ और होती है। यह पूरे सब्जेक्ट में ये रूल चलेगा, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। अमूमी तौर पे कंसेप्चुअल डेफिनेशन आपको ज्यादा समझ आएगी, इसकी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में जो डेफिनेशन है उसकी समझ कम आएगी, लेकिन समझने के लिए कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो लिखना है वो क्या करना है, अब जो स्टूडेंट घर जाके याद नहीं करते ना, लेक्चर ले लेते हैं घर जाके याद नहीं करते, जब टेस्ट होता है ना वो कंसेप्चुअल डेफिनेशन लिख रहे होते हैं जो कंसेप्चुअली ठीक है, लेकिन हम उनको 0 नंबर देते हैं। क्यों भला? स्टैंडर्डाइज्ड वाला। तो समझने समझाने वाला कंसेप्ट और है, एग्जाम में लिखने वाला कंसेप्ट और है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन आपने लिखना कौन सा है? जब कभी कंसेप्ट लिखना है हमेशा ये स्टैंडर्ड वाला। अच्छा, कल हमने स्टडी किया, मैंने आपके सामने 2 सिचुएशन रखी थी कि पहली सिचुएशन अगर डायरेक्टर दोषावी गवर्नेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली शेयर होल्डर को जाए तो तब ज्यादा रिलायबल है, या जब पहले ऑडिट हो और फिर उसके बाद रिपोर्ट जाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के पास गए और इसने इनको चेक करके इसके ऊपर रिपोर्ट दी, तो इस ऑडिट रिपोर्ट की वजह से शेयर होल्डर की रिलायंस बढ़ गई, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बढ़ गया, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, शेयर होल्डर का अश्योरेंस लेवल, श्योरिटी लेवल बढ़ गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब ठीक हैं। तो जब ऑडिट रिपोर्ट मिलती है शेयर होल्डर्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑडिट रिपोर्ट से शेयर होल्डर का अश्योरेंस लेवल बढ़ता है। जब ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है शेयर होल्डर को अश्योरेंस लेवल बढ़ता है। तो जब अश्योरेंस लेवल बढ़ता है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जब ऑडिटर रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दे रहा है
तो बेसिकली इस रिपोर्ट के जरिए से अश्योरेंस दे रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर रिपोर्ट के जरिए असल में अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में श्योर हो जाते हैं ठीक है कि गलत। तो अगर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर अश्योरेंस प्रोवाइडर भी है? अच्छा, अगर मैं ये कह सकता हूं ऑडिटर अश्योरेंस प्रोवाइडर भी है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट भी है? बिल्कुल। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक जनरल या कॉमन या कंप्रीहेंसिव टर्म है अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो हमें कंसेप्चुअली तो पता चल गया अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? कंसेप्चुअली ऑडिट का ही दूसरा नाम है। अश्योरेंस एंगेजमेंट कोई हमसे पूछे क्या होती है, हम कहेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट की कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट की कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तो लेकिन इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन है। कंसेप्चुअली जहां कहीं एश्योरेंस एंगेजमेंट आए ना, आप अपने माइंड में ले आना है कंसेप्ट क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में पूछे ना एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करे, आपने ऐसे नहीं लिखना वरना 0 नंबर आएगा। कंसेप्ट ठीक है लेकिन लिखना नहीं है, लिखना है स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में। स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट के? कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट सुन लीजिए कि एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर obtains evidence about valuation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible party। ठीक है, फिर से पढ़िए एश्योरेंस मेरे साथ साथ एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेज। अच्छा, मैं पढ़ाता हूं, आपने पढ़ना है जैसे वो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ना क्लास में। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट in which practitioner obtains evidence about valuation of subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible party। यह है इसकी डेफिनेशन। कुछ समझ आई आपको? कुछ समझ नहीं आई? हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाई है, कोशिश की है इसके अल्फाज के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं, समझाया नहीं। समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पावर वर्ड्स को अलग करना पड़ेगा, इसके हिस्से करने पड़ेंगे। जब कोई चीज़ मुश्किल हो ना तो गोरो का रूल अडॉप्ट किया करें। जब कोई चीज़ गोरो का रूल क्या है? डिवाइड एंड रूल। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, समझते हैं। इस एक डेफिनेशन जो मुश्किल है इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं भाई? ऑडिटर, प्रोफेशनल को। ये बेसिकली जेनेरिक टर्म है, कोई भी प्रोफेशनल हो उसे प्रैक्टिशनर कहते हैं। प्रैक्टिशनर है डॉक्टर, प्रैक्टिशनर है वकील, प्रैक्टिशनर है। तो जनरल वर्ड यूज किया, जनरल डेफिनेशन। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? ऑडिटर। एश्योरेंस ये एक ऐसी एंगेजमेंट है, ऐसा काम है जिसमें एक प्रैक्टिशनर ऑब्टेन करता है एविडेंस, सबूत इकट्ठे करता है। कैसे? जैसे कोई जज हो, जज भी फैसला देने से पहले, अपना कंक्लूजन देने से पहले वो मुल्जिम की शक्ल देख के फैसला कर देता है ना, इसको फांसी दे दो, कि वो तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में किसी नतीजे पे पहुंचता है। तो वो जिस नतीजे यानी कंक्लूजन पे पहुंचता है वो एविडेंस की बेस पे पहुंचता है कि सिर्फ ज़बानी कलामी बातों पे।
एविडेंस की बेस पे। तो अच्छा प्रोफेशनल हमेशा एविडेंस की बेस पे बात करेगा। मुझसे अगर आप में से कोई वालिदैन आके किसी के पूछते हैं हमारा बच्चा पास होगा आपके ख्याल में या फेल होगा, तो क्या मुझे सिर्फ शक्ल देख के बता देना चाहिए? नहीं, एविडेंस, मेरे पास एविडेंस क्या होगा, उसने असाइनमेंट करता है कि नहीं, टेस्ट दिए है कि नहीं, टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे एज ट्रू प्रोफेशनल एविडेंस के बगैर उसे कोई स्टेटमेंट नहीं, उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तो ऑडिटर को भी जब इसने ये बताना है, ये कंक्लूजन देना है, क्या कंक्लूजन देना है ऑडिटर ने, क्या कंक्लूजन देना है ऑडिटर ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। तो मुझे बताइए, कोई ब्रीफ केस देख के फैसला कर दे, क्या करे, सीईओ देख के फैसला कर दे, सीईओ तो बहुत नेक आदमी है, लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, सर पे टोपी, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमोडिफाइड, ऐसे करना चाहिए? नहीं, क्या एविडेंस। तो एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर यानी एविडेंस इकट्ठा करता है अबाउट वैल्यूएशन करता है, वैल्यूएट करना, वेरीफाई करना। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वेरीफाई करना। अबाउट वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन करता है किसकी? सब्जेक्ट मैटर की। किसकी? सब्जेक्ट मैटर की। ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? देखिए, हर प्रोफेशन में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को कुछ महसूस नहीं होता, सब्जेक्ट अंदर से डेड है, ये सिर्फ सुन सकता है, महसूस को। याद आ रहा है कौन सी मूवी थी? मुन्ना भाई। वो उसका सब्जेक्ट था, वो मेडिकल प्रोफेशन था ना, वो जो पेशेंट उनके सामने पड़ा था वो क्या था? उनका सब्जेक्ट। यानी उन्होंने अपनी फील्ड में उसके ऊपर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और बताना है अंदर से सब्जेक्ट डेड है, यहाँ के जीवित है। हमारे प्रोफेशन में सब्जेक्ट मैटर कौन सा है जिसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये चूंकि जनरल डेफिनेशन है ना, जेनेरिक फॉर्म में दे रहा है, तो लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, जनरल वर्ड यूज कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं। मैं साथ साथ स्पेसिफिक भी बता रहा हूं। तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? वो चीज जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करनी है और हमने वेरीफाई करनी है। हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में वो क्या होगी? फाइनेंस। किसी और प्रोफेशन में हो सकता है कुछ और हो, भाई दुनिया में एक ही सब्जेक्ट मैटर थोड़ा ही है, बहुत से सब्जेक्ट मैटर होंगे। लेकिन हमारे कोर्स कैफ8 में सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेजमेंट, जिसमें एक प्रैक्टिशनर एविडेंस इकट्ठा करता है वेरीफाई करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वेरीफाई करता है? सब्जेक्ट में अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ना किसी रूल्स के मुताबिक बनती है, उन रूल्स को कहते हैं फ्रेमवर्क। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, जैसे दुनिया में जो सबसे कॉमन फ्रेमवर्क यूज होता है वो है IFRS। IFRS एक फ्रेमवर्क है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब वो रूल्स जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। लेकिन गौर से सुन लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यानी सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, मैनी क्राइटेरिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने काउंटिंग पढ़ी है तो आपको पढ़ा होगा IFRS भी एक फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्राइटेरिया है। और टैक्स बेसिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी, अगर आपने कैफ2 टैक्स पढ़ा है तो टैक्स रूल्स के मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। एक और भी क्राइटेरिया, कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस के बारे में सुना है? कैश बेसिस के मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बहुत से क्राइटेरिया हैं, IFRS भी है, टैक्स बेसिस भी है, कैश बेसिस भी है। ठीक है, आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी है कि नहीं? सूटेबल। सूटेबल की एग्जांपल देता है, कहता है कैसे पता चलेगा सूटेबल है कि नहीं? क्लाइंट ने आपसे कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दो, आप ऑडिटर है, मैं क्लाइंट हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर ऑडिट कर दीजिए। अब आप पूछे क्राइटेरिया कौन सा है? क्राइटेरिया कौन सा है? सर क्राइटेरिया है FBR का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या ये सूटेबल है? इट डिपेंड्स। अब आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछना चाहिए, सर पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना किस लिए रहे हैं? मैं टैक्स रिटर्न के साथ जोड़ के भेजनी है। अब बताइए सूटेबल हो गया कि नहीं हो गया? और अगर मैं कहूं कि मैंने शेयर होल्डर्स को भिजवानी है, फिर सूटेबल नहीं है।
तो कभी कोई क्राइटेरिया सूटेबल होगा, कभी कोई। आपने देखना है सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक सूटेबल क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया हो, ठीक है। तो कभी के हम अमूमी तौर पे हमारे सिलेबस की हद तक क्राइटेरिया IFRS ही होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपके बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में IFRS ही हुआ करेगा। IFRS पढ़ रहे हैं ना आप, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक बनते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और जब एविडेंस इकट्ठा कर देता है तो फिर चुप करके घर चला जाता है? नहीं, वो अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन, अपना नतीजा देता है रिपोर्ट की शक्ल में, एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है ज़बानी कलामी के रिटन फॉर्म में। वो जिस रिटन लेटर में लिखते हैं क्राइटेरिया, उसे क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, और अपना कंक्लूजन देता है। इस कंक्लूजन देने की वजह क्या है? ताकि जो इंटेंडेड यूजर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। आगे लिखा हुआ है अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, के इंटेंडेड यूजर कौन है वाला? शेयर होल्डर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल पार्टी है? उसे क्यों रिस्पॉन्सिबल कहते हैं? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी की है, उसी की है। भाई बात समझ आ रही है? तो फिर से जरा इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन आपको समझ आ, अच्छा कह रहा है कॉन्फिडेंस इनहैंस हो रहा है इंटेंडेड यूजर्स का, शेयर होल्डर का, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इसका मतलब क्या कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी का कॉन्फिडेंस इनहैंस नहीं हो रहा, यही मतलब है ना? सही मतलब है। भाई उसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं इनहैंस हो रहा? हमने उनसे पूछा आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? उन्होंने एक लगाई हमें, कहते हमारे हाथ की बनी चीज है, हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही मैक्सिमम था, हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही मैक्सिमम था। भले कॉन्फिडेंस तो उसका इनहैंस होगा जिसका नहीं था। तो मैनेजमेंट ने कहा हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी, हमने खुद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही मैक्सिमम था। जाके शेयर होल्डर को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, हमें ना बताओ, हमने खुद बनाई है, हमें पहले ही बताया, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स ऐसी एंगेजमेंट जिसमें इन विच ए प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस, वो एविडेंस इकट्ठा करता है अबाउट वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का, कि वो क्या वेरिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, कि वो IFRS के मुताबिक बनी है कि नहीं। जनरल वर्ड है, लेकिन पीछे जो छुपे हुए स्पेसिफिक वर्ड है ना, मैं वो आपको सामने ला रहा हूं ताकि समझ आ जाए। अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक है कि नहीं है। और फिर ये एविडेंस इकट्ठा करने के बाद, ये एविडेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक हैं कि नहीं, इकट्ठा करने के बाद वो अपना कंक्लूजन लिख के देता है ऑडिट रिपोर्ट में, ताकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाए। और फिर ये रिपोर्ट किसको देता है? शेयर होल्डर को। किसको देता है? अदर दैन रिस्पॉन्सिबल पार्टी को नहीं देगा, वो कहेंगे हमारा तो पहले ही कॉन्फिडेंस इनहेंस है। केस स्टडी याद आ गई, आई कि आपने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया, कहा इसमें से गलतियां निकालो, सबसे ऊपर लिखा हुआ था ऑडिट रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स, हाँ शाबाश, उधर क्या आना था? शेयर होल्डर। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कॉन्फिडेंस ऑडिट रिपोर्ट इनके लिए बनी है, मैनेजमेंट के लिए नहीं बनी। भाई बात समझ आई? तो इस डेफिनेशन के अगर आप हिस्से करें ना, हिस्से बनते हैं ये 5। यही बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो इसके अंदर है। इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये इन सब का सम है। इसको डेफिनेशन समझ लें, एलिमेंट समझ आ जाते हैं। एलिमेंट्स को समझ लें, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अल्फाज डेफिनेशन में इस्तेमाल हुए हैं। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी जिसमें कोई ना कोई वेरिफिकेशन करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जिसमें कोई ना कोई वेरिफिकेशन करते हैं। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो चाहे पाकिस्तान में परफॉर्म करे, चाहे USA में करे, चाहे जर्मनी में करे, उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, 5 चीजें होंगी। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 चीजें होंगी। सबसे पहला
3 पार्टी रिलेशनशिप। हर इंश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होंगी? कौन कौन से? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर। शाबाश। ऑडिटर को प्रैक्टिशनर भी कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर को इंटेंडेड यूजर भी कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन में जेनेरिक टर्म यूज करता है, हम स्पेसिफिक टर्म्स भी साथ साथ पढ़। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? वो इंफॉर्मेशन जिसको वेरीफाई किया जाता है, जो जिसको मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है और ऑडिटर वेरीफाई। जैसे हमारे सिलेबस की हद तक एग्जांपल क्या होगी? अच्छा, इसको टेक्निकल कर लें, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल समझ रहे हैं, जो पास्ट की होती है, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर की भी होती है, पता है आपको? उसे क्या कहते हैं? बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फॉर कॉस्ट। फॉर कॉस्ट एक है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक है फॉर कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करना आसान है कि कैश फ्लो फॉर कॉस्ट वेरीफाई करना आसान है? हिस्टोरिकल, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। मैट्रिक में कितने मार्क्स आए भाई के? 106 है, ये सर्टेनिटी के साथ बताएंगे, बता रहे। और आई कैप में कितने पेपर इस दफा पास होंगे? इंशाल्लाह 3 सारे। इसमें वो श्योरिटी नहीं है जितनी के, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो अल्लाह ताला की मर्जी का, अल्लाह ताला जाने, हमें थोड़ी पता है। पास्ट जो इवेंट हो जाए ना, उसके बारे में हम श्योर हो के बात कर सकते हैं, ये असूल याद रखिएगा, बाद में फिर आएगा वापस किसी कंसर्ट में। फ्यूचर की जो चीजें होती हैं उसके बारे में हमेशा अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो अगर कैश फ्लो हिस्टोरिकल है ना, उसमें एश्योरेंस लेवल हमारा हाई होगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वही कैश फ्लो फॉर कॉस्ट फ्यूचर की बनाए तो उसमें एश्योरेंस लेवल हमारा कम होगा, मुश्किल। तो बहरहाल सब्जेक्ट मैटर का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक कौन सा होगा? जब सीफैप लेवल पे जाएंगे ना, उसमें कैश फ्लो फॉर कॉस्ट भी वेरीफाई करना सिखाएगा आपको। अभी इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाएगा, फ्यूचर की वेरीफाई नहीं कर। अब आप सोचें, क्या फ्यूचर की चीजें भी वेरीफाई कर सकते हैं हम कि वो ठीक है कि नहीं? हाँ, नजूमी नहीं है हम, लेकिन फिर भी वेरीफाई कैसे कर सकते? सीफैप में सीखेंगे। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या है? वो रूल्स जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो मुझे बताइए कि क्या दुनिया में एक ही क्राइटेरिया है? बहुत से क्राइटेरिया। एग्जांपल दे। IFRS और एग्जांपल दे, कैश बेसिस और एग्जांपल दे, टैक्स बेसिस। तो अब देखें, मैं फाइनेंशियल में बनाने के लिए फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहा हूं, आपने बताना सूटेबल है कि नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100। IFRS ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, पर्पस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए याद रखें, उसने सिर्फ ये नहीं कहा क्राइटेरिया, नोट करें। सूटेबल का मतलब है ध्यान से सेलेक्ट करो, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके सेलेक्ट नहीं करना। एविडेंस क्या है? एविडेंस की तरफ मैं बाद में आता हूं। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट ये क्या है? एविडेंस लेने के बाद लिख के किसको बताना? क्या ये रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, इसमें अल्फाज भी स्टैंडर्डाइज होते हैं, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से पैराग्राफ है। सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? जैसे आई कैप रिजल्ट कार्ड भेजता है आपको, है? वो आई कैप का ओपिनियन होता है, कभी मॉडिफाइड होता है, कभी कभी अनमॉडिफाइड होता है, ठीक है। उसमें और भी बड़ी चीजें होती हैं, डेट होती है, नाम होता है भेजने वाले का, हमारा नाम होता है, और भी चीजें होती है। सबसे अहम CRN भी होता है, सिटी नेम भी होता है, कराची लाहौर। सबसे अहम क्या होता है? आई कैप का कंक्लूजन हमारी परफॉर्मेंस के बारे, पास है कि नहीं है। तो उसी तरह याद रखें, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट में भी बहुत सी चीजें होंगी। सबसे अहम कौन सी होगी? वो कंक्लूजन ऑडिटर का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। अच्छा, अब है एविडेंस के बारे में तसल्ली से सुन लीजिए अगले 5 मिनट, उसके बाद लेक्चर खत्म। हाँ, एक चीज, ये 5 एलिमेंट होंगे तो हम कहेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट है।
एक एलिमेंट भी मिसिंग हुआ हम क्या कहेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। एविडेंस के बारे में तसल्ली से सुन लें, इसमें एडवांस भाई अभी तक अगर चीजें समझ आ रही है तो मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूं, नहीं अगर समझ आ रही तो फिर बेसिक में रख के लेक्चर को खत्म कर देता हूं। बताइए, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं? सुन लें, अब जो लफ्ज आपको कंसेप्ट सिखाने का 5 मिनट पूरे ऑडिट में काम आएगा इंशाल्लाह, पूरी जिंदगी काम आएगा बल्कि जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं। एविडेंस का मतलब क्या है? हमने कोई भी स्टेटमेंट देनी है ना, हमारे पास उसका सबूत क्या है? हमारे एक सीनियर मैनेजर थे फर्म में, वो बात कहा करते थे, क्या कहा करते? कहते थे वट एवर, समझने की कोशिश कीजिएगा, वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी स्पोर्टेड, वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी स्पोर्टेड। आप रिपोर्ट में जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी सपोर्ट में आपके पास एविडेंस होना चाहिए। कल कला को कोई केस कर दे, अदालत में साबित कर सके कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो क्यों दिया था सर? ये देखिए एविडेंस है। भाई मोडिफाइड रिपोर्ट दी थी, क्यों दी सर? ये एविडेंस है। एविडेंस क्या है? वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा याद रखिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो हमने एविडेंस जब कहते हैं ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एविडेंस लेना है, तो इसका मतलब है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एवरी अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एविडेंस लेना है। हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर अकाउंट को वेरीफाई करना है, सेल्स अकाउंट को भी, परचेज अकाउंट को भी, सैलरीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, कैश एंड बैंक, डेटर है, क्रेडिटर है, इन्वेंट्री है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इक्विटी है, हर अकाउंट को वेरीफाई करना है। सारे अकाउंट वेरीफाई होंगे तो फिर कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाइड। असूल याद रखें, एक अकाउंट भी वेरीफाई नहीं ना किया, आप ये नहीं कह सकते आई हैव वेरीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। काम तभी होगा जब सारा, भाई एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया, क्या मैं ये कह सकता हूं सिलेबस कंप्लीट हो गया? सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब हर चैप्टर और उसका हर कंसेप्ट बढ़ा दूंगा। तो असूल एवरी काउंट, जब हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है तो ऐसा नहीं है कुछ पे एविडेंस ऑब्टेन किया कुछ पे ना किया, हर काउंट पे एविडेंस ऑब्टेन करना है। समझ आ गई? और एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, सुन ले, याद करने की जरूरत नहीं, सुन ले, उसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं। सब्सटेंटिव बोले, क्या कहा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। सब्सटेंट, इसका मतलब एविडेंस कैसे इकट्ठा होता है? थ्रू सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मुश्किल है, चले छोड़े इसको, छोड़े। ये तो पता चल गया एविडेंस इकट्ठा करना है, हर फाइनेंशियल में के हर अकाउंट को वेरीफाई करना है। समझ आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है, इसको वेरीफाई करना है। कोई स्टूडेंट है माइकल लाल क्लास में जो बताएगा कि अगर हमने एज ऑडिटर, मैंने नहीं समझाया हुआ, आपकी जजमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या एविडेंस इकट्ठा करना है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। शाबाश शाबाश, कितनी 9 एग्जांपल्स हैं, 5 सही बता दी। इसका मतलब है आपका ऑडिट इंशाल्लाह अभी तक का पार, जितने 3 लेक्चर हुए। रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है। रेंट एग्रीमेंट या जो पेमेंट की है रेंट की, वो बिल्कुल ठीक। बैंक बैलेंस वेरीफाई करना, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। इन्वेंट्री को वेरीफाई कर, क्या एविडेंस? स्टॉक शीट, स्टॉक अकाउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन, कुछ भी कह लें, शाबाश। सेल्स को वेरीफाई करना है, एविडेंस क्या होगा? सेल। ये तो सारा सीख के आए हुए लगता है, आप दूसरी दफा तो नहीं पढ़ रहे ऑडिट। सेल इनवॉइसेस एविडेंस होगा वेरीफाई करने के लिए। परचेजेस को वेरीफाई करना है, परचेज बेहतरीन, आप तो सारी बता रहे हैं। डेटर को वेरीफाई करना है, सेल इनवॉइसेस जो इनको किया है, या इनको लेटर लिख के पूछ लो, फोन करके पूछ लो। जैसे बैंक को अकाउंट स्टेटमेंट से क्या, इसकी भी अकाउंट स्टेटमेंट होती है। ये डेटर क्रेडिटर भी एक दूसरे का अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं, वो स्टेटमेंट देख लो। क्रेडिटर को वेरीफाई करना है, परचेज इनवॉइसेस, या इसकी भी जो स्टेटमेंट है वो चेक कर लो, शाबाश। पेरोल यानी सैलरी शीट, उसके लिए क्या है? सैलरी शीट जो बनती है,
जिसके ऊपर सारे एम्प्लॉयज के नाम आ रहे होते हैं, उसको चेक कर लो, सैलरी शीट कैलकुलेट करके देखो सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं सैलरी। बिल्कुल ठीक, ये आपका एविडेंस है। आज आपने जो रिटर्न होम स्टेटमेंट दिया वो तो करनी है एक छोटी सी, आप देखें एडवांस लेवल पे आप खुद गए हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आपको एडवांस लेवल पे असाइनमेंट भी दे दूं, तो एक छोटी सी असाइनमेंट दूं तो आप कर लेंगे। लेक्चर खत्म हो गया, सिर्फ असाइनमेंट समझ ले, असाइनमेंट क्या है। छोटे से वो क्या है जी, वो है, उस असाइनमेंट का नाम है फ्रॉम अकाउंटिंग टू ऑडिटिंग। इस असाइनमेंट का नाम क्या है, फ्रॉम अकाउंटिंग टू ऑडिटिंग। फ्रॉम अकाउंटिंग आपकी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला सब्जेक्ट था, मैंने आपकी पीआरसी इंट्रोडक्शन की अकाउंटिंग की किताब खोली सुबह, उसमें मैंने देखा फाइनल अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक, उसके अंदर जो सबसे पहला सवाल मैंने देखा वो ये था, यानी आपकी अकाउंटिंग की पहली किताब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जिसमें उसने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखा रहा था, हम भी वहीं से ऑडिटिंग सीखेंगे। उसने कहा ये होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। इसमें देखें लेफ्ट साइड पे ये अकाउंट्स आ रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। अब मैंने नहीं आपको बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे वेरीफाई करेंगे, अब आपको खुद पता होना चाहिए सर, उसके तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री होती है उसकी, रजिस्ट्री ये आपने खुद बताना है, मैंने नहीं बताना आपको। प्लांट एंड मशीनरी मैंने नहीं आपको एग्जाम्पल दी, इसको कैसे वेरीफाई करना है, इन्वेंट्री। ये देखें लेफ्ट साइड पे बैलेंस शीट के अकाउंट्स आ रहे हैं, अगले सफे पे स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स आ रहे हैं। आपकी असाइनमेंट ये है इसी पेज के ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, हर एक लाइन आइटम के आगे, हर एक लाइन आइटम के आगे एक एक प्रोसीजर लिखना है, एविडेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। अकाउंटिंग में आप नंबर्स के साथ खेल रहे थे, ऑडिट में एविडेंस के साथ खेलेंगे। फ्रॉम अकाउंटिंग टू ऑडिटिंग, क्या सोचना है इसी अकाउंटिंग के सवाल को, क्या सोचना है, मैं अगर इस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट हुआ हूं, इस फिगर को मैंने कैसे वेरीफाई करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। ये कल आपसे पूछूंगा, ये कल आपसे पूछूंगा, करके आएंगे असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के ऊपर इसका नाम लिख ले, फ्रॉम अकाउंटिंग टू ऑडिटिंग। शाबाश, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।